हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं ममता बिश्नोई आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसके अंदर देखिए, जो हमारा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था अध्याय 22 मानव का पाचन तंत्र, तो उसके अंदर कुछ पोर्शन हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि हमारा पाचन तंत्र है वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पाचन तंत्र में दो पार्ट है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। और हमने आहार नाल के जो पार्ट पढ़ना स्टार्ट किए थे, सबसे पहले में हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ा था कि इसमें दांत, जीभ, लार ग्रंथियां ये सब पाई जाती है। दांतों के बारे में देखा था, लार ग्रंथियां उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और फिर हमने पढ़ा था ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली, एक 25 सेंटीमीटर लंबी नली जैसी संरचना होती है यहाँ पर। फिर वो नली जैसी संरचना आकर एक थैले जैसी संरचना में खुलती है जिसको बोलेंगे आमाशय। और आमाशय के कुछ पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। आमाशय के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट मैंने आपको बताए थे। हमने देखा था कि जो आमाशय होता है उसके अंदर भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में उपस्थित भोजन कायम कहलाता है। और आमाशय के 3 भाग थे। जो शुरुआती भाग था जठरागम भाग, बीच वाला थैले जैसा भाग जिसको फंडस बोला था, और सबसे अंत वाला भाग जिसको जठर निर्गमी भाग कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने भाग देखे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आमाशय है उसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे बोला जाता है जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि के द्वारा एक रस का निर्माण किया जाता है जिसे जठर रस या पाचक रस बोलते हैं। अब देखिए, ये जो जठर ग्रंथि होती है इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जठर ग्रंथि में एक कोशिका होती है जिनको बोलेंगे मुख्य कोशिका, या इनको जाइमोजन कोशिका बोलते हैं। और दूसरे प्रकार की होती है उन्हें बोलेंगे परिधीय कोशिका। जो मुख्य कोशिका होगी वो 2 प्रकार के एंजाइम निकालेगी। एक तो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, और एक एंजाइम होता है प्रोरेनिन। और जो परिधीय कोशिका होगी वो निकालेगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए, जो आमाशय में उपस्थित है जठर ग्रंथि, वो 2 कोशिकाएं उसमें पाई जाएगी। और वो 2 कोशिकाएं मिलकर कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण करेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, जठर रस। ये जो रस होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पाचक रस, जठर रस, या हम इसको क्या बोलेंगे, पाचक रस बोलेंगे हम इसे। ठीक है, अब देखिए, जो जठर ग्रंथि है इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होगी जो इस रस का निर्माण करेगी। जो सबसे पहली कोशिका होती है इसको बोला जाएगा मुख्य कोशिका, और इस कोशिका के द्वारा 2 एंजाइम निकाले जाएंगे। एक का नाम है पेप्सिनोजन और एक का नाम है प्रोरेनिन। ये दोनों जो एंजाइम होते हैं ना, ये निष्क्रिय अवस्था में होंगे, यानी जब ये जठर रस में निकलेंगे तो ये सक्रिय नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, इनमें काम करने की क्षमता नहीं होगी। तो इनको सक्रिय करने के लिए क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका निर्माण जो जठर ग्रंथि की दूसरी कोशिका है परिधीय कोशिका वो करेगी। जो मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये एक प्रबल अम्ल होता है, और आपको पता है एसिड अगर त्वचा पर गिरेगा तो त्वचा को जला देगा। तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये आमाशय की आंतरिक दीवार होती है बहुत सॉफ्ट होती है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में जाएगा तो इसको नष्ट कर सकता है। तो इसको बचाने के लिए इस कोशिकाओं से साथ में एक लसलसा पदार्थ निकलता है, उसको बोलेंगे श्लेष्मा। ये जो चिकना लसलसा पदार्थ है ये क्या करेगा, कोशिका की इस आंतरिक परत पर बिल्कुल एक लेयर बना देगा, जिससे क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो डायरेक्ट आंतरिक परत के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो परत जलेगी नहीं। वो मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहली है मुख्य कोशिका जो 2 प्रकार के एंजाइम निकालेगी, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। और दूसरे प्रकार की जो कोशिका है उसको बोलेंगे परिधीय कोशिका, और ये कोशिका किसका निर्माण करेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगी। अब क्या होगा कि ये जो दोनों एंजाइम निकले हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये निष्क्रिय अवस्था में भोजन का पाचन नहीं कर सकते, तो इनको सक्रिय अवस्था में कौन बदलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कैसे बदलता है देखिए,
देखिए ये जो दोनों एंजाइम है ये निष्क्रिय अवस्था में है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय अवस्था में बदलेगा तो पेप्सिनोजन का जो सक्रिय रूप होता है उसको क्या बोलेंगे, पेप्सिन बोलेंगे। और फिर उसी प्रकार ये प्रोरेनिन को भी सक्रिय अवस्था में बदलेगा तो प्रोरेनिन का सक्रिय रूप क्या होता है, रेनिन एंजाइम होता है। अब जो ये दोनों एंजाइम हमारे शरीर में क्या काम करेंगे कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है और एक रेनिन होता है, देखिए दोनों ही एंजाइम है वो प्रोटीन का अपघटन का काम करेंगे। अब कैसे करेंगे कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो अभी हमारे आमाशय में उपस्थित है और हम जो भी प्रोटीन यूज में लेते हैं, जो भी प्रोटीन खाते हैं उसका ये क्या करेगा, पाचन करेगा। लेकिन जो रेनिन एंजाइम होता है वो स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में पाया जाता है। छोटा बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसके आमाशय में एंजाइम कौन सा होगा, रेनिन। उसके आमाशय में पेप्सिन नहीं होगा, क्या होगा, रेनिन। और हमारे आमाशय में जो हम गाय भैंस का दूध पीते हैं, कोई दूसरी प्रोटीन लेते हैं तो उसका पाचन करने के लिए हमारे आमाशय में कौन सा पाया जाता है, पेप्सिन। और जो स्तनधारी शिशु होता है उसके आमाशय में कौन सा होता है, रेनिन। यानी अगर आपको पूछ लिया जाए कि मानव के आमाशय में प्रोटीन अपघटन करने वाला एंजाइम कौन सा है तो आपको आंसर क्या करना है, पेप्सिन। अगर आपको पूछ लिया जाए कि स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है तो आपको आंसर क्या करना है, रेनिन। तो देखिए तो दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपको सिर्फ पेप्सिन का पूछे तो ये आमाशय में प्रोटीन का अपघटन करने वाला एंजाइम होता है और जो रेनिन होता है वो स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में पाया जाने वाला प्रोटीन अपघटनी एंजाइम है। स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में पाया जाने वाला प्रोटीन अपघटनी एंजाइम है। तो पहले आप जो ये पॉइंट थे आमाशय के, इसको नोट कर लीजिए कि आमाशय में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में ये दो एंजाइम होते हैं, दो कोशिकाएं होती है, मुख्य कोशिका और परिधीय कोशिका। मुख्य कोशिका एंजाइम निकालेगी पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन और परिधीय कोशिका वो क्या निकालेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा इन दोनों एंजाइमों को सक्रिय किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट भी आप देखना। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि पेप्सिनोजन को जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो किस में बदल देगा, पेप्सिन में। और प्रोरेनिन को वो किस में बदल देगा, रेनिन के अंदर। पेप्सिन एंजाइम है वो आमाशय का प्रोटीन अपघटन करने वाला एंजाइम है, जबकि रेनिन है वो स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में पाया जाने वाला प्रोटीन अपघटनी एंजाइम है।
तो स्टूडेंट्स ये आपके पॉइंट थे जो आमाशय था उससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं आहार नाल का अगला अगला भाग जो है छोटी आंत। जो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल अंदर जो फोल्ड रूप में रहती है ये क्या है, छोटी आंत। या हम इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। ये 6 मीटर है, अगर आप इसको सीधी करके रखोगे तो ये हमारे शरीर में नहीं आ सकती, इसलिए इसको बिल्कुल फोल्ड करके रखता है। जैसे रस्सी होती है हमारे अंदर, तो हम क्या करते हैं, रस्सी को बिल्कुल लपेट के रखते हैं, सीधी नहीं रखते। सेम वही प्रोसेस है, हमारे अंदर जो छोटी आंत है वो लंबी होती है तो इसको फोल्ड करके रखा जाता है। इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जबकि जो ये बड़ी आंत है इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। देखिए लंबाई छोटी आंत की ज्यादा है, फिर भी इसको छोटी आंत और इसे बड़ी आंत क्यों कहा गया है? तो इनका जो नाम है वो लंबाई के आधार पर नहीं बल्कि मोटाई के आधार पर दिया गया है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि जो छोटी आंत है इसकी मोटाई कम है, जबकि बड़ी आंत की मोटाई है वो ज्यादा है। तो मोटाई के आधार पर इनका नाम दिया है, इसलिए छोटी आंत और ये है बड़ी आंत। जो छोटी आंत होती है भोजन का मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण किस में होता है? छोटी आंत में ही होता है। जो छोटी आंत होती है इसके 3 भाग, एक तो प्रारंभिक भाग, एक बीच वाला भाग और एक अंतिम भाग। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? तो 3 भाग है। सबसे जो प्रारंभिक भाग है ये वाला, इसको बोला जाता है ग्रहणी। और मुख्य रूप से भोजन का पाचन है वो ग्रहणी वाले भाग में ही होता है। जो दूसरा भाग है बीच का उसको बोलेंगे अग्र सुदांत्र। जो अंतिम भाग है इसको बोलेंगे सुदांत्र। तो छोटी आंत के 3 भाग है, ऐसी संरचना होती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो आहार नाले ग्रास नली है उनकी जो आंतरिक भाग होते हैं ना वो 4 परतों से बने होते हैं। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, पेशी स्तर और सिरोसा। उसी प्रकार मैंने आपको बताया कि ये आहार नाल में ग्रास नली से लेकर बड़ी आंत तक जो आंतरिक भाग है उन सभी में वो चारों परतें पाई जाती है। तो वो चारों परतें कौन कौन सी थी? ये इस प्रकार की मान लीजिए आहार नाल है तो इसमें 4 भाग है आंतरिक परत में। एक पहली परत ये, फिर दूसरी वाली ये परत, फिर तीसरे वाली ये परत और चौथी वाली ये परत। इस प्रकार की 4 परतें पाई जाती थी जिनको हमने नाम क्या दिया था? सबसे अंदर वाली थी उसको बोला था म्यूकोसा,
फिर उसके बाहर वाली सब म्यूकोसा, फिर पेशी स्तर, और सबसे बाहर वाली कौन सी थी, सिरोसा। तो मैंने आपको बताया ये चारों परतें ना आहार नाल के सब भागों में पाई जाती है, ग्रास नली में भी पाई जाती है, आमाशय में भी पाई जाती है, छोटी आंत में भी पाई जाती है, और बड़ी आंत में भी पाई जाती है। तो छोटी आंत के अंदर ये चारों परतें है ना कुछ विशिष्ट प्रकार के उभार बना लेती है, इस प्रकार की अंगुली जैसी संरचना बना लेती है। ये जो दोनों अंदर वाली लेयर है ना, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, ये जो दोनों आंतरिक परत है ये क्या करेगी, ऐसे मुड़कर अंगुली जैसे उभार बना लेगी, और उभार बना के बाद में इनके ऊपर कुछ छोटी छोटी रोम के जैसी संरचनाएं बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो अंदर का क्षेत्र है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। देखिए, एक तो बिल्कुल ऐसी प्लेन सतह होती है और एक इस प्रकार की सतह होती है। तो ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होगा, ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि जो छोटी आंत है इसके अंदर मुख्य रूप से भोजन का पाचन और अवशोषण हो रहा है, तो अगर एरिया ज्यादा मिलेगा तो पाचन और अवशोषण भी है वो ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि छोटी आंत की जो दोनों आंतरिक परतें हैं वो उभर कर अंगुली जैसी संरचनाएं बना लेती है, जिससे जो छोटी आंत की अवशोषणकारी सतह है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने से पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया छोटी आंत में ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, छोटी आंत में तो देखिए स्टूडेंट्स, जो छोटी आंत की चारों परतें थी अंदर की, सबसे अंदर वाली थी म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद पेशी स्तर, और सबसे बाहर सिरोसा। तो ये जो आंतरिक ये जो दोनों परतें हैं ना, ये मुड़कर कुछ अंगुली के जैसी संरचनाएं बना लेगी। उनको क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे रसांकुर, रसांकुर। और इन रसांकुरों के ऊपर कुछ आपको ये रोम जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इनको क्या बोलेंगे, सूक्ष्मांकुर। ये इस प्रकार का एरिया होने से क्या होगा, छोटी आंत की जो अवशोषणकारी सतह है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और अवशोषण और पाचन की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से ज्यादा क्रिया किसकी होगी, अवशोषण की होगी। ये दोनों आंतरिक परतें रहेगी, ये रहेगी सिरोसा, और ये हो गई पेशी स्तर।
बाकी अंदर की सबसे अंदर की दोनों परतों ने मुड़कर अंगुली जैसी संरचनाएं बना ली। इस प्रकार की संरचनाएं उनको क्या बोलेंगे? रसांकुर। और इनके ऊपर कुछ रोम जैसी अगर संरचना आ जाए तो उनको क्या बोलेंगे? सूक्ष्मांकुर। ठीक है, आया समझ में आपको? तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट और है कि जो छोटी आंत की जो अंदर सबसे अंदर से ऊपर वाली परत है जिसको हमने बोला था सब म्यूकोसा, उसके अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती है जो एक चिकने लसलसे पदार्थ का निर्माण करती है, उसको बोलेंगे सलेष्मा। और इन ग्रंथियों का नाम है ब्रूनर ग्रंथियां। ब्रूनर ग्रंथियां। तो ध्यान रखना, जो ब्रूनर ग्रंथियां होती है वो आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथियां होती है वो आहार नाल के छोटी आंत में पाई जाती है। और छोटी आंत की किस परत में पाई जाती है? तो छोटी आंत की सब म्यूकोसा वाली परत में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट वापस बताती हूं मैं आपको। ब्रूनर ग्रंथियां, इसके क्या पॉइंट है? छोटी आंत में उपस्थित छोटी आंत की सब म्यूकोसा परत में उपस्थित सलेस्मा का स्राव करेगी। तो ये आपके छोटी आंत के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जिसमें ध्यान रखना 4 परतें होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, पेशी स्तर और सिरोसा। जिसमें जो अंदर वाली दोनों परतें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, वो क्या करेगी? अंगुली जैसे प्रवर्ध बना लेगी, जिसके कारण जिसकी अवशोषणकारी सतह वो बढ़ जाएगी। अंगुली जैसे प्रवर्धों को बोलेंगे रसांकुर। और उनके ऊपर कुछ छोटी छोटी रोम जैसी संरचनाएं होगी, उनको बोलेंगे सूक्ष्मांकुर। ये सबसे ये परत है सिरोसा। सबसे अंदर वाली परत है म्यूकोसा। ये परत है सब म्यूकोसा। पेशी स्तर। और सबसे बाहर वाली है सिरोसा। तो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर किन परतों के वलन से बनते हैं? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। और उसके बाद ध्यान रखना, ब्रूनर ग्रंथियां होती है वो आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। और छोटी आंत की किस परत में पाई जाती है? सब म्यूकोसा वाली परत में पाई जाती है। और ये एक लसलसे पदार्थ का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? सलेष्मा। ठीक है, तो ये आपके छोटी आंत के कुछ पॉइंट थे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला आहार नाल का जो अंतिम भाग है वो है बड़ी आंत।
जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, जैसे मैंने आपको बताया। बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। इसके भी 3 भाग है, सिकम, कोलन और रेक्टम। देखिए वैसे बड़ी आंत का काम क्या है कि जो भोजन के पाचन के बाद अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में डाल दिया जाता है, जहाँ से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। और जो बड़ी आंत है, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलेगी, यानी इन दोनों का जो संधि स्थल होता है, वहां पर एक अंगुली के जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसको बोलेंगे अपेंडिक्स। जहां पर छोटी आंत का भाग कंप्लीट होता है और बड़ी आंत का भाग स्टार्ट होता है, वहां पर एक अंगुली के जैसी संरचना मिलती है, उसको बोलेंगे अपेंडिक्स। और ये जो अपेंडिक्स होता है ये मानव शरीर का अवशेषी अंग है, यानी पूर्वजों में इसका कुछ काम होता होगा लेकिन अभी जो इसका कोई काम नहीं होता है, शरीर में पड़ी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ भोजन के कण इसके अंदर चले जाएंगे तो ये फूलने लगती है, और जैसे ये फूलेगी तो रोग व्यक्ति के अंदर दर्द करने लगती है। ये फिर इसको क्या किया जाता है, ऑपरेशन करके काट के निकाल दिया जाता है। लेकिन इसका शरीर में कोई काम भी नहीं है और ना इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन यदि भोजन के कण इसमें चले जाएं तो फिर इसमें दर्द होने लगता है, ये फूलने लगती है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर ज़्यादा कण चले जाएंगे तो ये अंदर फट भी सकती है। अगर ये शरीर के अंदर फट गई तो क्या होता है, शरीर में जहर फैल सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए जब ये दर्द करना स्टार्ट करती है तो इसको ऑपरेशन के द्वारा काटकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना अपेंडिक्स का आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। मानव शरीर का अवशेषी अंग है ये, मानव शरीर का अवशेषी अंग है। ठीक है, तो ये आपको बड़ी आंत के 3 पॉइंट ध्यान रखने। अपेंडिक्स वाला पॉइंट, इसकी लंबाई और इसके 3 भाग। इसमें ना तो पाचन होता है ना अवशोषण होता है, अपशिष्ट पदार्थों को इसमें डाल दिया जाता है। कुछ मात्रा में शराब और पानी का अवशोषण इसके अंदर होता है। यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसका अवशोषण किसके अंदर होता है, बड़ी आंत के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपके जो अभी तक हमने पार्ट पढ़े आहार नाल के भाग थे। सबसे पहले हमने पढ़ा मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी वाला भाग जहाँ से भोजन और श्वास दोनों गुजरते हैं। फिर हमने पढ़ा ग्रास नली, 25 सेंटीमीटर लंबी नली का जो भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाती है। उसके बाद थैले जैसी संरचना आमाशय, उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये हमारे आहार नाल के पार्ट कंप्लीट हुए। अब हमारे बचता है जो पाचक ग्रंथियां थी हमारे शरीर के अंदर। तो देखिए वापस बताती हूँ मैं आपको, पाचक ग्रंथियां बताई थी 3 मैंने आपको। डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो पहली क्लास में हमने देखा था कि मानव शरीर में 3 पाचक ग्रंथियां होती है। सबसे पहली लार ग्रंथि जो हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। दूसरी है यकृत्य या लीवर जो आमाशय के पास में त्रिभुजाकार संरचना होती है। और तीसरी है अग्नाशय, ये मानव शरीर की मुख्य पाचक ग्रंथि होती है। क्योंकि भोजन के पाचन के लिए जितने एंजाइम चाहिए 99% एंजाइमों का निर्माण कौन करती है, अग्नाशय या पेनक्रियाज, इसलिए इसको बोला जाता है मुख्य पाचक ग्रंथि। मुख्य पाचक ग्रंथि क्यों बोलेंगे, क्योंकि लगभग सभी एंजाइमों का निर्माण है वो अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं तो आपको तीनों नाम बताने, और अगर इनमें से आपको मुख्य पूछा जाए तो आंसर क्या करना आपको, अग्नाशय। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन तीनों पाचक ग्रंथियों को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तक की थी आपकी ये क्लास। थैंक यू सो मच।